तो जैसा कि हमने देखा कि लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो ATP, NADPH और O2 है, जिसमें से कि O2 तो डिफ्यूज आउट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट से बाहर, ठीक है, और बचते हैं ATP और NADPH। तो इस ATP और NADPH का क्या होता है, ये अब अगली प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस फेज में शुगर या फिर ग्लूकोज कह लें या कार्बोहाइड्रेट कह लें, उसकी सिंथेसिस होती है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है और सिंथेसिस की प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली लाइट पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ ये लाइट के रिएक्शन के थ्रू जो इन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनको ये यूज करती है, उसके होने की वजह से उनके प्रेजेंस में ही ये आगे की प्रोसेस हो पाती है। इसीलिए ये लाइट रिएक्शन, लाइट की इसको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंड जरूर है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो ATP और NADPH बनता है वो अब आगे के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस अगले रिएक्शन में CO2 और H2O के प्रेजेंस में ग्लूकोज मालिक्यूल की सिंथेसिस होगी, जिसमें कि ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, उनका होना नेसेसरी है। तो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होता है तो ये आगे का रिएक्शन जो बायोसिंथेटिक फेज है या जो डार्क रिएक्शन है वो होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, कि जो ATP और NADPH हमें लाइट रिएक्शन से मिल रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे, और बंद होने के बाद धीरे धीरे करके ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ATP और NADPH कहाँ यूज होती है और कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो CO2 है और H2 है वो कंबाइन होकर के CH2 और इसके, या इसको हम कह सकते हैं कि शुगर के मालिक्यूल को प्रोड्यूस करती है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद, तुरंत के बाद बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए गए। तो रेडियो आइसोटोप का यूज इसलिए किया जाता था कि उससे हम किसी भी मालिक्यूल को ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी, जैसे एक कार्बन एटम है या कोई भी एटम है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि रिएक्शन में कैसे कैसे ये फॉरवर्ड हो रहा है, कैसे कैसे ये आगे को जा रहा है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका पूरा हम रूट पता कर लेते हैं कि किस रूट से वो आगे को फॉरवर्ड हो रहा है। तो मेल्विन केल्विन ने इस पूरे प्रोसेस को, ये जो आप आगे सुने जिसके बारे में डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने C14 रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज किया और उन्होंने एल्गी के ऊपर या एल्गल फोटोसिंथेसिस की स्टडी किया, और उसमें देखा कि कैसे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, और ये बताया कि जो CO2 का फिक्सेशन होने पे फर्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो है 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये जो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था वो था 3 PGA या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और मेल्विन केल्विन के जो बाद में जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके वर्क के नाम पे ही इस साइकिल को, जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको कहा केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में उस पूरे सीक्वेंस को, जहाँ पे आप सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, ये पूरी चीज़ को डिफाइन किया गया है कि किस तरह से कार्बन फिक्स होकर के ग्लूकोज के मालिक्यूल में चेंज होती है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते गए ये देखा गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन कंपाउंड ना होकर के 4 कार्बन कंपाउंड था। तो 4 कार्बन कंपाउंड बाद में जो आइडेंटिफाई हुआ वो क्या था, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो ऐसे प्लांट जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं उनको हम लोग C3 कंपाउंड बोलते हैं, और उस पूरे साइकिल को, उस पूरे पैथवे को, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं C3 पैथवे। तो ऐसे प्लांट जिनमें C3 साइकिल या C3 पैथवे होता है उनको हम लोग बोलते हैं C3 प्लांट्स। और ऐसे कार्बन जिनमें, ऐसे प्लांट्स जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है उसको हम लोग C4 प्लांट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं C4 पैथवे या C4 साइकिल। तो C3 where first stable product is 3 carbon compound and C4 where first stable product is 4 carbon compound. 3 carbon compound is 3 phosphoglyceric acid, 4 carbon compound is oxaloacetic acid. जैसा कि आप जानते हैं कि oxaloacetic acid में 4 कार्बन होते हैं।
तो इसी के बेसिस पे हम लोग C3 और C4 प्लांट या C3 C4 पैथवे को डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि C3 साइकिल क्या है और C4 साइकिल क्या है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और हम डिस्कस करना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में बन रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है। तो इसका मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी प्रोडक्ट या जो कंपाउंड रिसीव कर रहा है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है वो होना चाहिए 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन कंपाउंड और एक CO2 मिलकर के 3 कार्बन कंपाउंड बना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में ये जो जब रिसर्च होने लगी तो ऐसा पता चला कि अरे नहीं, ये तो 5 कार्बन कंपाउंड है। जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड यहाँ आप देख रहे हैं राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट, ये एक्चुअली 5 कार्बन कंपाउंड है और ये CO2 उसके साथ जुड़ करके 3 कार्बन कंपाउंड बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई, इंटरेस्टिंग बात हो गई कि ये कैसे हो रहा है। ये 5 कार्बन है, ये एक कार्बन और हो गया तो यहाँ होना चाहिए 6 कार्बन, लेकिन ये है 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसी चीज़ को हम जब C3 साइकिल को और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि ये 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये एक मालिक्यूल इसका और एक मालिक्यूल इसका रिएक्ट करके 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मालिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से 6 कार्बन यहाँ भी हो गया, 6 कार्बन यहाँ भी हो गया।